Yeah, good evening, everyone. Am I audible? आवाज क्लियर है? वेरी वेल देन, लेट अस स्टार्ट. ठीक है, आज जो हम पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? देखो, याद होगा तुम्हें कि मैंने ये बताया था लास्ट क्लास में कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है. अगर मान लो हम किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो सॉल्यूट बेसिकली डिसॉल्व क्यों होता है? क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो है वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में जाके एडजस्ट हो जाते हैं. बट भाई, सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पेस है ना. तो मान लो सॉल्यूट के पार्टिकल्स आ रहे हैं और उनके बीच में अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं. एक ऐसा समय आएगा जब और सॉल्यूट के पार्टिकल्स उस स्पेस में नहीं आ पाएंगे. क्यों? क्योंकि स्पेस ऑलरेडी फिल हो चुका होगा. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम क्या बोलते हैं कि द सॉल्यूशन हैज बिकम सैचुरेटेड. वो सॉल्यूशन कैसा हो गया? सैचुरेटेड हो गया. ये बात सभी को समझ में आ चुकी थी? ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई थी? सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? कंफर्म इन द चैट बॉक्स में सभी बच्चे कंफर्म करो, क्या ये समझ में आ गया था? व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? बहुत अच्छे. तो उसी से हमारे पास एक टर्म आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन. ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि जब हम एक सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है? सॉल्यूशन बन जाता है. ठीक है, तो उस सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है, उस सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन. ये दो तरीके से निकाला जाता है. या तो हम सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों के मास को ले लेते हैं, या तो सॉल्यूट का मास और सॉल्यूशन का वॉल्यूम ले लेते हैं. एक क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा सा अच्छे से क्लियर होगा. पहले ये फॉर्मूला लिखो, ये फॉर्मूला कॉपी में लिख लो फटाफट. इस पे अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे. मास बाय मास परसेंटेज क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है भाई? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. ऑडियो में इश्यू हो रहा है बच्चों किसी को? चिराग तुम्हारा नेटवर्क, चिराग तुम्हारा नेटवर्क, तुम्हारे नेटवर्क में इश्यू है चिराग, बाकी सभी बच्चों को क्लियर है. तो भाई सभी बच्चों ने फॉर्मूला लिख लिया, आगे बढ़े. एक न्यूमेरिकल करते हैं, दिमाग खुल जाएगा. ठीक है, भाई जिसको भी वीडियो पॉज लगता हुआ दिख रहा है वो एक बार दोबारा रिजॉइन करो. तुम्हारे एंड से नेटवर्क में कोई इश्यू है? मेरा नेटवर्क परफेक्ट है अभी. इन दोनों फॉर्मुलेज को, सिर्फ फॉर्मूला, ठीक है, ऊपर का डेफिनेशन नहीं कॉपी करना, वो पीडीएफ में रहेगा. ये दोनों फॉर्मुलेज को फटाफट कॉपी करो, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे.
सभी बच्चों ने कॉपी कर लिया? क्वेश्चन में चले। सभी बच्चों ने फॉर्मूला कॉपी कर लिया है दोनों? चलो आगे चल रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइन, सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन में दिया हुआ है अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट in 320 gram of water. Calculate the concentration in terms of mass by mass percentage of the solution. I am giving you 2 minutes. After that I will solve and you will check it. 2 मिनट दे रहा हूं, फटाफट सभी बच्चे ट्राई करो। चलो भाई, तो टाइम ओवर हो गया। देखते हैं कैसे होगा ये सॉल्व। क्वेश्चन है सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम वाटर। मतलब यहाँ पे सॉल्यूट क्या है भाई? सॉल्यूट है कॉमन सॉल्ट, ठीक है। सो मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्यूट इज 40 ग्राम। सॉल्वेंट क्या है क्वेश्चन में? सॉल्वेंट है वाटर। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है? 320 ग्राम, ठीक है। हमें क्या निकालना क्वेश्चन में? मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। ध्यान देना, ठीक है। हमें क्या निकालना है? मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मूला तुम देखोगे तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्वेंट नहीं है, सॉल्यूशन है। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे गलतियां की होगी। इनटू 100। भाई फॉर्मूले में हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन पुट करना है, बट क्वेश्चन में तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दिया हुआ है। क्वेश्चन में डायरेक्टली मास ऑफ सॉल्यूशन तो दिया हुआ नहीं है, कैसे निकालेंगे? तो मास ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, सॉल्यूशन किन चीजों से मिलके बनता है? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होता है भाई? सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलके ही तो सॉल्यूशन बनाता है। तो सॉल्यूशन का मास क्या होगा? सॉल्वेंट का मास प्लस सॉल्यूट का मास, ये क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन का मास। तो ये क्या? 40 प्लस 320, दैट इज 360 ग्राम। तो फॉर्मूले में क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्यूट इज 40 अपॉन 360 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 4 9 36, 100 अपॉन 9। तो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं
ये हो गया 11.11%। कितने बच्चों का आंसर सही आया था भाई? ऑनेस्टली, ऑनेस्टली ईमानदारी के साथ बताओ कितने बच्चों का आंसर यही आया था 11.11? चलो 2 बच्चों का आया था। जिनका आया था वो अब ध्यान रखोगे, ठीक है? जिनका गलत आया था वो अब ध्यान रखना है इस चीज पे, ठीक है? चलो अगर ये कॉपी हो गया होगा फटाफट मुझे चैट बॉक्स में बताना, आगे बढ़ेंगे, ठीक है? कॉपी होता जाएगा, चैट बॉक्स में कंफर्म करते जाना। लावा ने 100/9 में नहीं छोड़ सकते हैं, उसे परसेंटेज में निकाल लेना चाहिए, बेटर होता है। चलो सभी बच्चों का हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं अब। तो हमारा अगला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। याद होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड in a given amount of solvent at a given temperature, then that solution is called saturated. लेकिन जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तब क्या होता है? ठीक है, ये तो बात तब की है कि अगर हमने टेम्परेचर को फिक्स रखा है और हम सॉल्यूट ऐड करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि और सॉल्यूट ऐड नहीं हो पाता है, तो हम बोलते हैं सॉल्यूशन बन गया सैचुरेटेड। बट क्या होगा अगर हम टेम्परेचर को चेंज करें, टेम्परेचर बढ़ाएं या टेम्परेचर घटाएं? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान से समझना। जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, ठीक है, जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो मैं तुमको एनालाइज करवा रहा हूं, ठीक है, थिंक करवा रहा हूं, इमेजिन करवा रहा हूं, ध्यान से समझना। जब टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है, सॉल्वेंट के, ठीक है, जैसे वाटर, सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे? दे विल स्टार्ट मूविंग फास्टर। ये हमने चैप्टर 1 में ही पढ़ा था कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहे हैं, व्हाट डज इट मीन? उसका क्या मतलब है? उसका यही मतलब है कि द पार्टिकल्स आर मूविंग फास्टर, ठीक है। तो जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स दे स्टार्ट मूविंग फास्टर। एज अ रिजल्ट उनके बीच का स्पेस इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जब वो मूव करने लगते हैं ना, एक दूसरे से थोड़ा दूर जाने की कोशिश करते हैं, तो उनके बीच, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच का स्पेस क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है। तो अगर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच का स्पेस इंक्रीज कर गया है तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि नाउ मोर सॉल्यूट कैन बी एड। अब सॉल्यूट और ऐड किया जा सकता है, ठीक है। सो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, सो मोर, नाउ मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड। या हम बोलते हैं जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो
Now the solution has become unsaturated. That is, now more solute can be added. दोबारा देखते हैं इस चीज को, ठीक है, फिर से समझते हैं, दोबारा ध्यान देना कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता था कि when no more solute can be added, जब सॉल्यूट और ऐड नहीं किया जा सकता था उस सॉल्वेंट के अंदर, तो हम बोलते थे ये जो सॉल्यूशन है वो क्या बन गया है, सैचुरेटेड हो चुका है। अब अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है भाई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स है दे विल स्टार्ट मूविंग फास्टर। एज अ रिजल्ट उनके बीच का जो स्पेस है, जो सेपरेशन है, वो इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर पार्टिकल्स, अगर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच का स्पेस इंक्रीज कर गया है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अब और सॉल्यूट उनके बीच में जा सकता है। सो क्या अब वो सैचुरेटेड रहा? नहीं, अब वो सैचुरेटेड नहीं रहा। तो व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो व्हाट हैपेंस कि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन था वो कैसा बन जाता, अनसैचुरेटेड बन जाता। दैट इज मोर सॉल्यूट कैन नाउ बी एडेड। किसी बच्चे को इस पॉइंट में डाउट है कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? हाँ जी बताओ, प्रॉब्लम क्या है? लावण्य बताओ, क्या नहीं समझ में आया? हाँ जी लावण्य बताओ कि क्या समझ में, क्या बेसिकली क्या नहीं आया समझ में? सर जो आपने लास्ट में बताया था सर वो समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया? तुम्हें पूरा इलैबोरेट करना पड़ेगा, क्या पॉइंट नहीं समझ में आया? सर वो जो सर सल्यूट और सॉल्वेंट सर वो आपने अनसैचुरेटेड बताया था, उसमें और सल्यूट नहीं डाला जा सकता, वो वाला पॉइंट। स्वराज तुम्हें क्या नहीं समझ में आया? सर मुझे फिर से बता दो सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था क्लास में नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। भाई मैंने रिपीट दोबारा वैसे कर दिया था, सेम चीज ही मैंने बताया था। और किसी बच्चे को कोई डाउट है? मुझे एक बार डाउट बता दो, मैं दोबारा उसको समझा दूंगा। और किसी बच्चे को किसी पॉइंट में डाउट आ रहा है? देखो ध्यान से समझो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, ठीक है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है कि व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, जब और सॉल्यूट ऐड नहीं किया जा सकता तो हम बोलते हैं सॉल्यूशन है सैचुरेटेड। जैसे मान लो मेरे पास एक वेसल है, इस वेसल में ये वाटर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है? तो ये क्या, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं। भाई मैंने कुछ बोला ही नहीं तो आवाज कैसे ड्रिप करेगी? अभी आवाज क्लियर आ रही है? लावण्य मेरी आवाज क्लियर आ रही है तुम्हें? यस सर। स्वराज मेरा स्क्रीन दिख रहा है प्रॉपरली? अभी आवाज क्लियर आ रही है? मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी आवाज क्लियर आ रही है? आवाज
आवाज क्लियर आ रही है बच्चों? अभी यहाँ पे अभी बीच में नेटवर्क इशू हो गया था, अभी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। चलो ठीक है। सर हाँ जी सर आप सर समझा रहे जब थे। हाँ जी सर जो अभी मैं चैट बॉक्स में कुछ लिख रहा हूँ तो कह रहे हैं कि यू आर नॉट इन द मीटिंग। ये आवाज तो आ ही रही है मेरे पास, दोबारा रिज्वाइन कर लो नेटवर्क, आगे इशू होगा। तो सर आपके लिए बोल रहे हैं कि आप मीटिंग में नहीं हो। अच्छा मैं मीटिंग में नहीं हूँ। सर मेरे चैट बॉक्स में सर आप आ रहे हो। भाई दोबारा देख लो करके, कुछ गड़बड़ हो गया होगा, टेक्निकल फॉल्ट हुआ कुछ, रिज्वाइन करके देख लो। सर आप समझा रहे मेरे थे में भी यही हमें। आ रहा है। हाँ जी सर मेरे में भी लिखा आ रहा है कि आप मीटिंग में नहीं है। अगर किसी को ऐसा लग रहा है तो वो दोबारा हो रिज्वाइन जाएगा कर लो, सर। मैं 2 मिनट वेट कर ले रहा हूँ सबके लिए। हाँ जी चिराग आ रहा है मेरा? चैट चैट क्लियर हो रहा है? यस सर। अब देखो क्या बता रहा था, दोबारा देखते हैं। ये हमारे पास सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर हमने क्या डाला, सॉल्यूट के पार्टिकल्स डाला जो रेड कलर का है। अब क्या होता है कि मान लो ये सारा स्पेस जो है वो फिल हो जाता है, तो उस केस में हम बोलते हैं ये सॉल्यूशन जो सैचुरेटेड हो चुका है। ठीक है, एक टाइम पे हम सॉल्यूट के पार्टिकल्स ऐड करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो टाइम विल कम कि सभी ये पूरा स्पेस जो है ना वो फिल अप हो जाएगा। तो उस पॉइंट पे हम क्या बोलेंगे कि ये सॉल्यूशन कैसा है, सैचुरेटेड है सॉल्यूशन। नाउ अब अगर मान लो टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, ये जो ब्लू कलर के तुम्हें पार्टिकल्स दिख रहे हैं ना, ठीक है, और बाकी जो शुगर के भी पार्टिकल्स है, दे विल स्टार्ट मूविंग फास्टर। तो जब ये फास्ट मूव करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाता है। तो जब ये पार्टिकल्स फास्ट मूव करेंगे तो इनके बीच का स्पेस जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, ये एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, तो उनके बीच का स्पेस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो अब क्या है, अब मोर सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन बी एडेड, और सॉल्यूट पार्टिकल्स को ऐड किया जा सकता है। तो सिंपली हम क्या बोल सकते हैं कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो उस केस में सैचुरेटेड सॉल्यूशन फिर से अनसैचुरेटेड हो जाएगा। स्वराज बात आई समझ में? चिराग आई विल आंसर योर क्वेश्चन, मैं बाद में बता दूंगा। लावण्य बात समझ में आई? अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये तो टेम्परेचर बढ़ाने से ऐसा होता है, जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो व्हाट विल हैपन। एक सिंपल सा लॉजिक यहां पे लगाओ, टेम्परेचर बढ़ने से पार्टिकल्स के बीच का स्पेस क्या हो रहा था, ज्यादा हो रहा था। ठीक है, तो इसी लॉजिक से अगर हम चलते हैं तो टेम्परेचर के घटने पे पार्टिकल्स के बीच का स्पेस क्या होगा, डिक्रीज होगा, पार्टिकल्स विल कम क्लोजर टू ईच अदर। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट जब टेम्परेचर डिक्रीज किया जाता है किसी भी सॉल्यूशन का, जब हमने टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया तो जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं दे कम क्लोजर टू ईच अदर,
और वो क्लोज आके क्या करते हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर जाते हैं जिनको हम बोलते हैं क्रिस्टल्स। तो इस सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, क्रिस्टल का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। एनी डाउट विद दिस कि टेम्परेचर लोअर करने पे क्या हो रहा है? चलो, तो वन एक ही बात याद रखना है कि व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड बन जाता है, और जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो उस केस में क्या होता है, क्रिस्टल फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इज इट क्लियर? एनी डाउट हियर? फाइन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच कैन बी डिसॉल्व्ड in 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। दैट इज, अगर मेरे पास 100 ग्राम ऑफ वाटर है, उसमें मैं जितना शुगर मिला सकता हूं, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, दैट विल बी कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर। उसे हम क्या बोलेंगे, वाटर की सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। या हम ये इसको अदर वे में ये बोल सकते हैं कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, किसी बच्चे को सॉल्युबिलिटी टॉपिक में कोई डाउट? सभी को सॉल्युबिलिटी टॉपिक समझ में आ गया है? हाँ जी अजय बोलो। सर एक बार फिर से समझा दो सर, अभी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। सॉल्युबिलिटी का मतलब कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में हम कितना सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। ठीक है, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होता है। तो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है, उसी को हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। आई बात समझ में? यस सर। और किसी बच्चे को कोई डाउट है? चलो आगे चलते हैं फिर। एक छोटा सा टर्म है एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्या होता है, अगर सिंपल से याद रखना, अगर सॉल्वेंट वाटर है, भाई किसी और बच्चे को ऑडियो में इशू हो रहा है, एक बार मुझे बताना, ऑडियो में किसी को इशू हो रहा है? ऑडियो में किसी बच्चे को इशू हो रहा है क्या? आवाज क्लियर आ रही है सभी को? साथी आवाज क्लियर आ रही है मेरी? देखो भाई, आवाज अगर ड्रिप कर रही है तो तुम्हारे नेटवर्क में कोई इशू होगा, ठीक है, मेरा नेटवर्क परफेक्ट चल रहा है आज। अगर आवाज ड्रिप हुई है कहीं पे तो बता देना, मैं रिपीट करवा दूंगा, ठीक है। तो एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है भाई, वेरी सिंपल, इफ द सॉल्वेंट इज वाटर तो हम कहते हैं कि द सॉल्यूशन इज एक्वस। तो इफ द सॉल्वेंट इज वाटर, अगर हम किसी चीज को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है उसको एक्वस बोलते हैं, ठीक है। एंड इफ सॉल्वेंट इज नॉट वाटर, अगर मान लो जो सॉल्वेंट है वो वाटर नहीं है, वाटर के अलावा कुछ भी है, दैट इज वाटर के अलावा जो सॉल्वेंट यूज होता है वो अल्कोहल यूज होता है सबसे ज्यादा, ठीक है। तो अल्कोहल में अगर किसी सॉल्यूशन को बनाया जाता है तो उसको नॉन एक्वस बोलते हैं, ठीक है। एक छोटा सा टर्म है, जैसे टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन में क्या होता है, इट इज अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट जो होता है
वो होता है आयोडीन, और जो सॉल्वेंट होता है वो होता है अल्कोहल। So it is basically iodine dissolved in alcohol. That is called tincture of iodine. ठीक है। एसीटोन क्या होता है? अल्कोहल की तरह ही एक और सॉल्वेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एसीटोन। तो जनरली केमिस्ट्री में क्या होता है कि वाटर के अलावा अल्कोहल और एसीटोन को भी यूज किया जाता है डिसॉल्व करने के लिए। हाँ जी चिराग बोलो। सर जैसे अभी आपने बताया कि वाटर सॉल्वेंट इज वाटर, तो इसके अंदर हमको पता कैसे चलेगा कौन सा वाटर में माने, क्योंकि सॉल्ट सॉल्यूशन में भी आप वाटर होगा वो। हाँ सॉल्ट सॉल्यूशन में भी वाटर हो सकता है, तो वो सभी सर सॉल्यूशन। हाँ जी, अल्कोहल में भी तो वाटर यूज्ड हो सकता है। नहीं हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें पहले से गिवन होता है, हमें देख के मालूम नहीं चलता है कि उसमें क्या वाटर में बनाया गया या अल्कोहल में बनाया गया वो सॉल्यूशन। हमें देख के मालूम नहीं चलता, हमें पहले से गिवन होगा कि ये जो बनाया गया सॉल्यूशन है वो वाटर में बनाया गया या अल्कोहल में बनाया गया। ओके सर। स्वराज तुम्हारा नेटवर्क गड़बड़ है बच्चे, एक बार दोबारा रिज्वाइन कर लो। स्वराज क्लियर हुआ वीडियो? ठीक है बच्चे, बाद में रिकॉर्डिंग वीडियो भी अवेलेबल होगा। ठीक है, मैं 2 दिन से डाल नहीं पा रहा हूँ, नेट का कुछ इशू चल रहा है, बट आज मैं डाल दूंगा आज की रिकॉर्डिंग, तो तुम देख सकते हो रिकॉर्डिंग वीडियो। तो आगे चलते हैं। जस्ट अ मोमेंट। एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है भाई। सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सॉल्युबिलिटी पे बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 3। तो लगभग 1.5 मिनट बाकी है इस सेशन में। ये क्वेश्चन ट्राई करो, फिर उसके बाद नेक्स्ट सेशन हम स्टार्ट करेंगे, वहां पर मैं ये सॉल्व करवाऊंगा। तो टिल ट्राई दिस क्वेश्चन। चलो भाई तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि प्रज्ञा टेस्टेड द सॉल्युबिलिटी ऑफ 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड कलेक्टेड द डेटा एज गिवन बिलो। तो ये सभी जो है इट इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब ये सभी सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड है, पहली बात क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, और कितने अमाउंट ऑफ वाटर में है? 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में है डिसॉल्व्ड। तो 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में डिसॉल्व्ड ऐसा क्या मतलब होता है? अभी हमने पढ़ा था व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है हमने पढ़ा था। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, जो 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट, मैक्सिमम सॉल्यूट जो डिसॉल्व किया जा सकता है उसे हम क्या बोलते थे?
solubility. In other words, हमने एक और बात क्या समझी थी? The amount of the solute present in a saturated solution is called solubility. ठीक है, तो फटाफट देखते हैं. पहला क्या बोला है? What mass of potassium nitrate would be needed to produce a saturated solution of potassium nitrate in 50 grams of water? Potassium nitrate at 313 Kelvin. देखो, तो 62 बेसिकली क्या दिया हो भाई कि 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में कितना पोटाशियम नाइट्रेट चाहिए? 62 ग्राम्स चाहिए. ठीक है, फॉर 100 ग्राम ऑफ वाटर द अमाउंट. हाँ जी चिराग बोलो. सर ये जो आप इस लिखा हुआ है टेम्परेचर इन केल्विन 283 और 293, इनका क्या यूज है? क्या मुझे समझ में नहीं आया, दोबारा बोलो. सर जो ये लिखा हुआ है 283 293 ये वाला ऊपर टेम्परेचर इन केल्विन वाला, हाँ हाँ, सर इनका क्या वो यूज होगा? ये दिया हुआ ना कि 283 केल्विन पे इसकी सॉल्युबिलिटी 21 है, 293 पे सॉल्युबिलिटी बढ़ गई 32 हो गई, 313 केल्विन पे 62 है, 333 पे 106 एंड सो ऑन. तो यहाँ क्वेश्चन ने पूछा है कि 313 केल्विन पे 50 ग्राम वाटर में सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें कितना पोटेशियम नाइट्रेट चाहिए होगा. तो हम देखते हैं 313 केल्विन पे 100 ग्राम वाटर, क्वेश्चन में क्या गिवन है? 100 ग्राम ऑफ वाटर का दिया हुआ है. तो हम क्वेश्चन से ये पता लगाते हैं कि 313 केल्विन पे 100 ग्राम ऑफ वाटर में सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें 62 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट चाहिए था. फॉर 100 ग्राम ऑफ वाटर द अमाउंट ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इज इक्वल टू कितना है? 62 है. तो फॉर 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम ऑफ वाटर के लिए कितना हमें चाहिए पोटेशियम नाइट्रेट? 62 अपॉन 100, यूनिटरी मेथड कर रहे हैं. तो फॉर 50 ग्राम ऑफ वाटर, 50 ग्राम ऑफ वाटर के लिए हमें कितना चाहिए? तो 62 अपॉन 100 इंटू 50. ठीक है, ये स्टेटमेंट रिपीट हो रहा बार बार. तो देखो 52 जा 2 3 जा 6 2 1 जा 2. So 31 gram of potassium nitrate is required to make a saturated solution with 50 gram of water. ये हम डायरेक्टली भी कर सकते थे कि 100 ग्राम को 62 चाहिए तो 50 ग्राम को इसका हाफ चाहिए होगा, दैट इज 31 ग्राम चाहिए होगा. तो दोनों में से किसी भी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है. बात आई समझ में भाई? यस सर. सभी को पार्ट ए समझ में आ गया? पार्ट बी देखो. Pragya makes a saturated solution of potassium chloride in water at 353 Kelvin and leaves the solution to cool at room temperature. What would we see observe as the solution cools? Explain. अभी पढ़ाया था कि saturated solution को जब cool किया जाता है, temperature lower होता है, तो क्या होता है? अभी बताया था मैंने, crystals are formed, crystals form करने लगते हैं. So प्रज्ञा क्या ऑब्जर्व करेगी? द क्रिस्टल्स स्टार्ट फॉर्मिंग, क्रिस्टल्स फॉर्म कर रहे हैं और पोटेशियम क्लोराइड. सो बी का आंसर क्या होगा? क्रिस्टल्स आर फॉर्म. थर्ड, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन. 293 केल्विन सॉल्युबिलिटी बताओ. तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है भाई? पढ़ा था ना अभी. द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज डिसॉल्व्ड in 100 grams of solvent. ठीक है, that is called solubility. तो ये सभी के सभी जो वैल्यू दिए हुए किसके लिए दिए हुए हैं? 100 ग्राम्स के लिए ही तो दिए हुए हैं. तो 293 केल्विन में सबकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? पोटेशियम नाइट्रेट की 32 होगी, सोडियम क्लोराइड की 36 होगी, पोटेशियम क्लोराइड की 35 होगी और अमोनियम क्लोराइड की 37 होगी. तो थर्ड वाला भी हो गया. समझ में आया थर्ड क्वेश्चन? फोर्थ देखो, what is the effect of change of temperature on the solubility of the salt? टेम्परेचर बढ़ने या घटने से सॉल्युबिलिटी पे क्या फर्क पड़ता है?
तो भाई जब टेम्परेचर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, टेम्परेचर घटता है तो सॉल्युबिलिटी घट जाती है, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीजेस तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, टेम्परेचर जब डिक्रीज करता है तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज करती होती है। हाँ जी लावा ने बोलो। सर सी का आंसर सर अमोनियम क्लोराइड नहीं आना था। फाइंड द सॉल्युबिलिटी, अच्छा अच्छा, पहला पार्ट जो होगा वो ये आंसर होगा, और दूसरा क्या बोल रहा है, विच सॉल्ट हैज हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी। हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी किसका है भाई, अमोनियम क्लोराइड का। सी का दो आंसर आएगा। पहला पूछा फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन, तो क्या है भाई सॉल्युबिलिटी क्या है, ये सारी वैल्यूज 100 ग्राम ऑफ वाटर के साथ ही दी हुई है, तो ये सभी वैल्यूज क्या है, सॉल्युबिलिटी है। तो सॉल्युबिलिटी हमें पता है 32, 36, 35 और 37 चारों सॉल्ट की, और हाईएस्ट इसमें किसका, हाईएस्ट है अमोनियम क्लोराइड के जो 37 है। इज इट क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई है? सर डी डी का बता तो दिया, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, टेम्परेचर घटता है तो सॉल्युबिलिटी घटती है। यहाँ देख के समझ में आ रहा है ना, जैसे देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है 283 से 293 जा रहा है तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ते जा रही है। देखो यहाँ से जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है हमारे एक सॉल्ट का देखेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, एज द टेम्परेचर राइजेस द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। ये ग्राफ्स मतलब जो डेटा दिया हुआ उसी से देख के समझ में आ रहा है। Is it clear to everyone? चलो आगे चलते हैं। सभी ने कॉपी कर लिया है ना? सॉल्यूशन से कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल, अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज अ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। शुगर को जब हम वाटर में डालेंगे तो सॉल्वेंट क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट है हमारे पास वाटर, और सॉल्यूट क्या है भाई, शुगर। शुगर जिसे हम क्या बोलेंगे, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल इज नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन। 1 मार्कर पूछा जाता है, ठीक है, व्हाट इज टिंचर ऑफ आयोडीन। तो सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल इज नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन। इसमें ये कैसा है, ये भी सॉलिड इन लिक्विड होता है, जहां पे आयोडीन इज द सॉल्यूट और अल्कोहल इज द सॉल्वेंट। थर्ड देखो, एरेटेड ड्रिंक्स। एरेटेड ड्रिंक्स का क्या मतलब है, जैसे हम कोक वगैरह पीते हैं तो उसमें क्या होता है, तुम देखो कि बबल्स निकल रहा होता है अंदर से, तो उसके अंदर बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो बाहर की तरफ आ रहा होता है। तो ये जो एरेटेड ड्रिंक्स होता है जैसे कि सोडा वाटर, इसमें क्या होता है, गैस होता है, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन होता है, ठीक है। गैस जो होता है वो सॉल्यूट होता है, और लिक्विड दैट इज वाटर जो होता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। फोर्थ, एयर। नाउ एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। एयर कैसा, होमोजेनस मिक्सचर है गैसेस का, जिसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन 21 एंड 78%, और बाकी जो है गैसेस दे आर प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी। यहाँ पे किसी को कोई डाउट? चलो आगे चलते हैं फिर। अब यहाँ पे हम कुछ देखें, कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। फर्स्ट, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर का क्या मतलब होता है कि द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर कैन नॉट बी सीन सेपरेटली, अलग अलग देखा नहीं जा सकता है। जैसे अगर हम शुगर सॉल्यूशन बना रहे हैं, अगर हमने शुगर को पूरी अच्छी तरह से डिसॉल्व कर दिया है तो क्या होगा
क्या हम शुगर और वाटर के पार्टिकल्स को अलग अलग देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। तो ये कैसा मिक्सचर है? होमोजेनस है। सेकेंड, द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 nm। nm का मतलब होता है नैनोमीटर। 1 nm is equals to 1 nanometer. It is 10 raised to power minus 9 meter. In other words, it is 1 upon 1, 2, 3. ठीक है, दैट इज अगर एक मीटर को हम इतने में डिवाइड करते हैं, क्या हो गया? 0, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो इट इज मोर देन 10 करोड़। तो अगर एक मीटर को हम इतने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो जो एक पार्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 नैनोमीटर। तो ये माइक्रोस्कोपिक होता है। ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंदर इतना छोटा डिस्टेंस देखा जा सकता है। थर्ड, नाउ द साइज ऑफ द पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। ठीक है, इसलिए दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि ये क्या कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का क्या कॉन्सेप्ट होता है, हम नेक्स्ट सेशन में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट हम नेक्स्ट सेशन में डिटेल में पढ़ेंगे। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, द सॉलिड पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स है वो इतने छोटे होते हैं ना कि उनको हम फिल्ट्रेशन के टेक्निक से सेपरेट नहीं कर सकते। फिल्ट्रेशन फिल्टर पेपर से किया जाता है। अब जैसे कि मान लो अगर हमारे पास सैंड और वाटर का एक सॉल्यूशन है और उसको अगर हम एक फिल्टर पेपर से पास कर रहे हैं तो सैंड अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा। बट यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, शुगर और वाटर अलग अलग नहीं होने वाला है। तो क्यों? क्योंकि जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं दे आर वेरी स्मॉल, so solute as well as solvent cannot be separated by the process of filtration. Also एक और बात क्या है, the solute particles do not settle down when left undisturbed. अगर हम solute particle को undisturbed छोड़ देते हैं, undisturbed छोड़ने का क्या मतलब है कि हम उसे, जैसे सपोज मैंने शुगर सॉल्यूशन बनाया और शुगर सॉल्यूशन को वैसे ही छोड़ दिया, रात भर छोड़ दिया, तो सुबह ऐसा नहीं होने वाला कि शुगर नीचे डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो यही हम बोलते हैं कि सॉल्यूशन कैसा स्टेबल है कि पार्टिकल्स नीचे बॉटम में इकट्ठे नहीं हो जाएंगे। तो द सॉल्यूशन कैसा है? सॉल्यूशन इज स्टेबल। ये चारों पॉइंट में किसी को कोई डाउट? थर्ड पॉइंट में एक्सप्लेन करूंगा, मुझे एक बात समझाना, टिंडल इफेक्ट, फिर क्लियर होगा। हाँ जी चिराग बोलो। सर फोर्थ पॉइंट में हमने खाली फिल्ट्रेशन पेपर के बारे में ही बताया या सारी फिल्ट्रेशन जितने भी हम सेपरेट करते हैं? नहीं नहीं नहीं, सारे फिल्ट्रेशन हमारे इससे कोर्स से हट चुका है, सिर्फ हम फिल्ट्रेशन पे फिल्टर पेपर की बात कर रहे हैं। ओके सर। तो यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों? Fine, that's all for today's class. You can leave the session now. Thank you, sir.